नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3-4, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो हमने अपने चैप्टर को लास्ट सेशन में पढ़ा था और जिसमें हमने लास्ट सेशन में ही इस पाठ का एक सार हमने यहाँ पर पढ़ा था, यानी कि पाठ का के विषय में जाना था कि पाठ क्या है। तो हमने यहाँ पर बताया कि पाठ जो है जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया एक डायरी शैली में लिखा गया एक तरह से संस्मरण है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है एक मशहूर जो पक्षी वैज्ञानी है उनके विषय में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाबिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जिनको हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। और अभी हम फिर आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सालिम अली जी के विषय में बताया गया है। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद का लिखा गया ये पाठ है, जिसमें उन्होंने सालिम अली जी को याद किया है। तो देखिए, यहाँ पर जाबिर हुसैन जी के बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। जो मैंने चैप्टर का सार आपको बताया था कि उनका जन्म जो है 1945 को नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। और उनका अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक वो रहे थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और मंत्री भी बने थे। 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति भी रहे और इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन किया। तो ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी कि जो जाबिर हुसैन जी है, इन्होंने तीनों लैंग्वेजेस में, तीनों भाषाओं में, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में समान अधिकार में लेखन किया। और इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। तो यहाँ पर इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो दी गई हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर इनके जन्म के बारे में पढ़ा और इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। बाकी की जो चीजें हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है और इसको आप पढ़ें। और यहाँ पर जो है ये दिया गया है एक पाठ का प्रतिपाद्य विषय। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ये जो पाठ है ये 1987 में प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानी है सालिम अली जी, उनकी जब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के समय ये डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। किसके बारे में? ये सालिम अली जी के बारे में लिखा गया एक संस्मरण है डायरी शैली में। और उस टाइम पे जो सालिम अली जी की मृत्यु से जो दुख और जो अवसाद उत्पन्न हुआ था, जो दुख उनको हुआ था, एक तरह से जो कष्ट उन्हें हुआ था, तो उन सब उसको उन्होंने यहाँ पर अपने डायरी शैली में लिखा उन्होंने। और एक तरह से पूरा उनका व्यक्ति चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है, किस तरह के वो व्यक्ति थे और किस तरह की उनकी एक तरह से जीवनचर्या थी, किस तरह से वो पक्षियों से प्रेम करते थे। और पूरा जो चैप्टर है वो मैंने आपको एक सार के तौर पर आपको लास्ट सेशन में पढ़ा दिया है, क्योंकि पाठ जो है महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इसीलिए चैप्टर को यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से एक बार पढ़ना है, समझना है। तो देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो मैंने क्या बताया था? सालिम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया ये एक संस्मरण है। तो जब उनकी मृत्यु से एक दुख, एक अवसाद उत्पन्न हुआ था, तो उसी में यहाँ पर जाबिर हुसैन जी ने इस पाठ की रचना की थी। तो क्या लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके ऐसा कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जो मौत का ये हुजूम चल रहा है, इसमें आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह
अंतहीन सफर का बोझ उठाए, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी यानी कि जो घूमने फिरने के लिए आते हैं ना, जो पर्यटक, उनके आपने पीठ पर देखा होगा, कंधे पर देखा होगा कि वो जरूरत का जो सामान है वो अपने पीठ पर उठाए हुए चलते हैं, अपने कंधे पर बैग पर लटकाए हुए घूमते हैं। तो यहाँ पर सालिम अली जी के लिए कह रहे हैं अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अब यानी कि अब उनका जो ये जीवन था उसका सफर समाप्त हो गया, लेकिन जो अब ये अंतहीन सफर है जीवन का, इसका बोझ उठाए अब वो चल रहे हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। अभी तक उन्होंने जितने भी सफर किए हैं, अभी तक उन्होंने जितनी भी यात्राएं की है, तो ये जो सफर है, ये जो यात्रा है, उन सब से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये कैसी यात्रा है? ये मृत्यु के बाद की यात्रा है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली जी का यह आखिरी पलायन है। यानी कि होता है ना, इंसान कहीं पर भी जब वो एक पर्यटक बन के जाता है, घूमने जाता है, वो क्यों जाता है? वो कुछ दिन रिलैक्स करने के लिए जाता है। अपनी भीड़ भाड़, अपने कोलाहल भरी जो जिंदगी होती है, जो तनाव भरी जो जिंदगी होती है, उससे कुछ दिन के लिए रिलैक्स होने के लिए जाता है, कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए जाता है। लेकिन सालिम अली जी की जो ये यात्रा है, ये अपने पिछले तमाम सफरों से अलग है और भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव भरे इस माहौल से ये आखिरी पलायन है उनका। यानी कि कई बार हम पलायन करते हैं कि कुछ दिन हम ट्रिप पर जाके आते हैं, कुछ दिन हम घूम कर आते हैं, कुछ दिन हम किसी पहाड़ पर होकर आते हैं। तो उन सब चीजों से ये सालिम अली जी का आखिरी पलायन है। यानी कि इस भीड़ भरे समाज से, तनाव भरे माहौल से ये आखिरी पलायन उनका है। यानी कि इसके बाद अब वो कोई भी पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी अंतिम यात्रा है। अब तो उस वन पक्षी की तरह वह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसता है। और जिस तरह से एक वन पक्षी होता है, वन पक्षी यानी कि जो वन में रहने वाले पक्षी होते हैं, उसकी तरह अब वो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, वन पक्षी जो है उसको कोई ढूंढने नहीं जाता कि वो तब गा रहा था और अब कहाँ है। तो अब उस वन पक्षी की तरह ही अब जो अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद, यानी कि वो उसी वन में अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाता है और वहीं पर वो मृत्यु हो जाता है, वहीं पर वो खत्म हो जाता है। तो अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यानी कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, यानी कि कोई इंसान अगर उस पक्षी को अपने जिस्म की हरारत यानी कि अपने शरीर की गर्मी जो है वो देकर भी, अपने दिल की धड़कन देकर भी अगर उसको कोई जिंदा करना चाहता है, तो तब भी वो क्या है? जिंदा नहीं हो सकता। वो दोबारा कैसे गाएगा? मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि मृत जो व्यक्ति हो जाते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि वो दोबारा एक तरह से जीवित हो जाए। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लेखक कहते हैं कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली जी ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। उनकी यह भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर के रोमांच का शोता फूटता महसूस कर सकता है? तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं जो जाबिर हुसैन जी हैं, वो कहते हैं कि सलीम अली जी ने वर्षों पूर्व कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यानी कि वो पक्षियों को भी बिल्कुल इंसान की तरह देखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जंगल, पहाड़, झरने, आबशारों
को प्रकृति की नजर से नहीं बल्कि आदमी की नजर से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी कि कोई आदमी अगर पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आ रही है तो अपने अंदर से एक रोमांच, एक खुशी का स्रोत फूटता हुआ महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे एक मिथक का नाम है सालेम अली। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि एहसास की एक ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन, एहसास यानी कि जो पक्षियों के लिए या प्रकृति के लिए जो फील करता है, पक्षियों के बारे में जो सोचता है, प्रकृति के बारे में जो सोचता है, ऐसे ही एहसास की एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे एक मिथक का नाम है सालिम अली। ठीक है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने, तो यहाँ पर देखिए एहसास की बात हो रही है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आप लास्ट जो हमने सेशन पढ़ा था इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, कब शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे बड़े किंतु घने वृक्षों की छाह में विश्राम किया था। तो ये जो समय है, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरी जो घटना है, इस घटना को काफी समय हो गया है, काफी टाइम हो गया है एक तरह से। लेकिन अगर आज भी कोई वृंदावन जाता है, उस नदी के सांवले पानी को जब वो देखता है, उस वहां पर जो यमुना नदी बहती है, उस नदी के पानी को जब वो देखता है तो वो पूरे घटनाक्रम उसको याद आ जाता है। यानी कि क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्या करी है, ये सारी चीजें हमने सुनी है, हमारे एहसासों से जुड़ी हुई है, हम उनको हम एक तरह से मानते हैं हम उनको। और जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कृष्ण ने एक तरह से गोपियों को परेशान किया होगा, यहाँ पर कृष्ण ने रास लीला रचाई होगी, यहाँ पर कृष्ण ने दही माखन जो है चुराया होगा। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में आ जाती है। यानी कि पूरा घटनाक्रम जो है हमें याद हो जाता है। हर सुबह सूरज से निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज से सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? क्योंकि ये क्या है, एक एहसास है। ये क्या है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। वो चीजें जिनको हम मानते हैं और जिनको हम अनुभव करते हैं उससे जुड़ी हुई। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो सालिम अली जी का पूरा चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो हमने लास्ट सेशन में इस पार्ट का सार पढ़ा था कि उनका जो शरीर था, उनका शरीर कमजोर हो गया था यात्राओं की थकान से, और बिल्कुल ऐसा एक तरह से जानलेवा बीमारी उनको थी जिसके कारण ही उनकी मौत का कारण बनी। और लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। भले ही यात्राओं की थकान के कारण वो काफी ज्यादा एक तरह से बूढ़े हो चुके थे, काफी उनका शरीर जो है थक चुका था और उनको एक भयंकर जानलेवा बीमारी थी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उस बीमारी ने
उनके आंखों की रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई, जो पक्षियों की तलाश में हमेशा लगी रहती थी जो आंखें। और वो कहते हैं सालिम अली की आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी कि जब जो उनकी आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन थी, जो उन्होंने चिड़ियों के लिए, पक्षियों की खोज के लिए अपनी आंखों पर चढ़ाई थी, वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो दूरबीन उनके साथ थी। उन जैसा बर्ड वॉचर, उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांधता था, यानी कि एक तरह से वो दूर तक, दूर क्षितिज जहां पर आसमान जो है धरती से मिल रहा है, उस क्षितिज को देखने वाली उनकी आंखों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाने के कायल रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसको गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनकी हेल्प की थी तहमीना ने। तहमीना क्योंकि स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी थी, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। तो देखिए अपने लंबे रोमांचकारी जो उनका जो जीवन था काफी रोमांच से भरा हुआ था, काफी रोमांच, यानी कि उन्होंने बहुत सारे खतरे भी उठाए चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, और एक तरह से उनका जीवन बिल्कुल संघर्ष भरा था। तो अपने रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की जो साइलेंट वैली है वहां उसको रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे, और उस टाइम पे वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी थी, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो भी काफी प्रकृति प्रेमी थे, बहुत ज्यादा एक तरह से प्रकृति से उन्हें प्रेम था, प्रकृति को बचाने के लिए वो हमेशा काम करते थे। तो जब उन्होंने सालिम अली जी की बातें सुनी और उस प्रभाव को सुना कि क्या इफेक्ट होगा इससे, तो उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। तो उस टाइम पे दोनों ही ऐसे लोग थे जो प्रकृति को एक तरह से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रकृति को बचाना चाहते थे, प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं गलत उनको रोकना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि आज जो है सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, अब कौन बचा है जो सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, यानी कि अब कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा, जो सालिम अली जी हैं, सालिम अली जी ने अपनी आत्मकथा का जो नाम था वो रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो, फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद है, लेखक कहते हैं, मुझे याद है डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें, जो एक दूसरे बर्ड वॉचर थे, एक दूसरे पक्षी विज्ञानी थे। कौन थे? डीएच लॉरेंस। तो जब डीएच लॉरेंस की जब मृत्यु हुई, ठीक है,
तो लेखक यहाँ पर बताते हैं जाबिर हुसैन जी कि जब डीएच लॉरेंस की मृत्यु हुई तो उस टाइम पे जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं, तो उस टाइम पे फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो जो सालिम अली के से भी जहाँ पर पहले जो थे डीएच लॉरेंस, वो भी एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। उनकी पत्नी से जब कहा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें, क्योंकि वो एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है वो मेरे पति हैं, वो मेरी रगों में है, वो मेरी हड्डियों में है, वो एक तरह से वो मुझ में समाये हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो उनको ज्यादा जानती है। उनको क्या, वो हम दोनों के विषय में मुझसे ज्यादा जानती है। तो इस तरह से जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ध्यान दीजिएगा चैप्टर पर, जब पाठ को पढ़ते हैं, पाठ जब रीडिंग करते हैं, तो उसका एक यही रीजन होता है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसकी एक एक लाइन को हम ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक समझें, ताकि जब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो कि कौन सा उत्तर हमने कहाँ पर पढ़ा था और इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो ये चैप्टर भी आपका, ये जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, एक जो बात यहाँ पर लिखी गई है कि सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे और बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की जो ये गौरैया थी, यही हमेशा जिंदगी में उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए, लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न आएगा वो प्रश्न ये होगा कि किस तरह से जो सालिम अली जी हैं उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, अपने पक्षी एक तरह से बर्ड वॉचर बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो प्रश्न यहाँ पर आएगा। और उनकी पत्नी ने क्या कहा, वो जो डीएच लॉरेंस है उनकी पत्नी ने क्या कहा था, वो भी आपके प्रश्न में आएगा। तो इस तरह से सालिम अली जी प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय, यानी कि जो प्रकृति की जो ये दुनिया है इस एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी कि जो लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी भ्रमणशील स्वभाव को जानते हैं, उनके यायावरी से परिचित हैं, तो आज भी लोगों को यकीन नहीं होता कि उनकी मृत्यु हो गई है। लोगों को आज भी लगता है कि वो जरूर पक्षियों की खोज में निकले हैं, वो जरूर पक्षियों के ही सुराख लगाने में, पक्षियों के बारे में पता लगाने में वो निकले हैं और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो यानी कि लगता है कि अभी अभी वो अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने खोज की है उन खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे।
जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो यहाँ पर लेखक अपनी जो बात है, अपनी जो डायरी है, उसकी पंक्तियों को एंड करते हैं और कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते। तो देखिए चैप्टर के एंड पे यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो लोग जो उनके बारे में जो जानते हैं, जो लोग उनको समझते हैं, जो लोग उनको जानते हैं, वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि सालिम अली जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पक्षियों की खोज में गए हैं अभी। और वो कहते हैं कि अभी वो थोड़ी देर में आएंगे अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए, अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ, यानी कि जो कुछ उन्होंने खोज की है उन खोजपूर्ण नतीजों के साथ। और तब तक उन्हें, जब तक वो ना नहीं लौटते वापस, तब तक उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। और वो कहते हैं मेरी नम आंखें हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, तुम वापस तो आओगे ना। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और मुझे लगता है आज आपको पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है परीक्षाओं की दृष्टि से। और अब यहाँ पर आते हैं हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो जिस बच्चे ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए पाठ बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रश्न जो है आपके चैप्टर से बाहर का नहीं होता। आपने अगर पाठ को पढ़ा है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? देखिए केवल एक लाइन आपने पढ़ी थी और उसी पर ये प्रश्न बन गया। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि चैप्टर को जब पढ़े, और रीडिंग करने का रीजन भी यही होता है कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ लें ताकि प्रश्नोत्तर करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो जब सालिम अली छोटे थे तो बचपन में उनकी जो एक एयर गन थी, उस एयर गन से एक नीले कंठ वाली चिड़िया जो है घायल हो गई थी, जिसका उनके जीवन पर काफी ज्यादा असर हुआ, काफी ज्यादा उनको इस घटना ने प्रभावित किया और वो एक तरह से अपने जीवन में आगे चलकर एक पक्षी प्रेमी बन गए। यानी कि उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी इस घटना ने और आगे चलकर वो एक पक्षी प्रेमी बन गए। जरूरी चीजें जो थी वो मैंने क्लियर कर दी। आप जब पाठ का उत्तर लिखे, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे आगे। ठीक है, अगला है देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई? तो देखिए उन्होंने जो रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं थी, उन हवाओं से जो आपके पहाड़ है उनके उस पर आए हुए खतरों और देश में जितना भी उससे जो भी एक तरह से घटनाएं हो रही है, जितनी भी उससे गर्मी फैल रही है, उसके कारण पर्यावरण को जो जो भी खतरे होते हैं सभी खतरों से परिचित कराया कि क्या क्या इससे हो सकती है परेशानियां। और क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी थे उस टाइम पे वो भी प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, तो उस टाइम पे सालिम अली जी ने जो कुछ भी बातें वहां पर बताई प्रकृति के बारे में, तो उससे सुनकर चौधरी चरण सिंह की भी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि जो डीएच लॉरेंस है वो भी एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक थे, और क्योंकि वो पक्षियों से इतना अधिक प्रेम करते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था पक्षियों से को इतना करीब से वो जानते थे, बातें करते थे, पक्षी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो क्योंकि जब भी वो छत पर रहते थे तो एक गौरैया वहां पर हमेशा रहती थी, तो उनकी पत्नी से जब ऐसा कहा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखिए, अपने पति के बारे में कुछ बताइए, अपने पति के बारे में कुछ लिखिए, तो उन्होंने कहा कि भले ही जो मेरे पति हैं वो मेरी आत्मा में बसे हैं, मेरे शरीर मेरी हड्डियों में बसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जो है मेरे पति लॉरेंस के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है, बल्कि हम दोनों के बारे में ज्यादा जानती है, क्योंकि लॉरेंस भी जो है
उतने ही बड़े पक्षी प्रेमी थे और वो भी पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और पक्षियों को करीब से जानते थे, करीब से पहचानते थे। अगला प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब देखिए प्रश्न 3 तक हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, प्रश्न 4 और साथ ही प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7 ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आप घर पर करें क्योंकि चैप्टर को आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं घर पर जाकर और उसके बाद आप पाठ को घर पर अच्छे से एक बार पढ़ लें और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।